नमस्कार। प्रारंभ पर एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत करते हैं अजीत सिंह जी का। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, एक अंतरराष्ट्रीय कुश्ती रेफरी हैं जगबीर दहिया साहब। जगबीर दहिया साहब कल यानी बीते कल मीडिया चैनलों में खूब छाए रहे और छाए इस बात के लिए रहे, उन्होंने कहा कि 2013 में फुकेट यानी थाईलैंड में जब एक आयोजन हो रहा था, वहां पर खिलाड़ियों के डिनर के समय तब के कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह शराब के नशे में आए और उन्होंने खिलाड़ियों के साथ, पहलवानों के साथ गलत हरकतें की। अब अजीत जी कल जिस तरीके से साहब ने ये पूरे आरोप लगाए, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं कि एक ऐसा राष्ट्रीय रेफरी जिसको कि इसी भारतीय ओलंपिक संघ ने 100 से ज्यादा बार विदेशी दौरों पर भेजा है और इसी अध्यक्ष के रहते हुए भेजा है, आखिर क्या वजह रही होगी कि दहिया साहब इस तरीके से ऐसे आरोपों पर उतर आए? जी देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जगबीर दहिया जो हैं, ये मटिंडू गांव के रहने वाले, इसलिए इनको मटिंडू भी बोल दिया जाता है। ये मेरे बैचमेट रहे हैं। 1988 में एनआईएस पटियाला में हमने एक ही साथ एनआईएस डिप्लोमा किया था, इसलिए मैं इनको पिछले 35 साल से तो एज अ कोच जानता हूं। इससे पहले पहलवानी भी जो है उसमें भी इनके जो बड़े भाई हैं दो, वो बड़े अच्छे पहलवान रहे हैं, उस नाते भी संपर्क रहा। तो मैं इस व्यक्ति से, इस परिवार से पिछले 40 साल से परिचित हूं। ठीक बात। और इस व्यक्ति को इन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने, आप इनका पासपोर्ट चेक करवा लीजिए, कम से कम 100 बार विदेशी दौरों पर भेजा है भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। डब्ल्यूएफआई की तरफ से यह आदमी टेक्निकल ऑफिशियल बन के जाता रहा है। अब तक देश में कम से कम 5000 एक्टिव कोचेज और ऑफिशियल्स हैं। 5000 से ज्यादा होंगे, कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो एक्टिव हैं अभी। आखिर एक इसी व्यक्ति में ऐसे कौन से गुण थे कि पूरे देश के 5000 कोचेस ऑफिशियल्स, तो आखिर फेडरेशन की कृपा इन पर रही है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल सही। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि फेडरेशन का इतना कृपा पात्र और फेडरेशन के एहसानों तले दबा हुआ व्यक्ति, फेडरेशन का वो इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है, ब्लू आइड बॉय। जी जी। आखिर ऐसी घिनौने, घटिया, नीच आरोप, झूठे आरोप लगाने पे क्यों उतर आया? तो जब इनका इतिहास, जब आप इनके एज अ टेक्निकल ऑफिशियल, रेफरी, मैच चेयरमैन, जज होने का जो इतिहास आप उठा के देखें, तो ये आदमी जब ऑफिशिएटिंग में सक्रिय हुआ तो ऑल इंडिया पुलिस गेम्स नाम का एक आयोजन होता है, जिसमें पुलिस, जो देश भर की पुलिस फोर्सेस हैं और पुलिस में पैरामिलिट्री भी, आर्मी छोड़ के सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सारी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की पुलिस फोर्सेस की एक गेम्स होती हैं, उनको ऑल इंडिया पुलिस गेम्स कहते हैं, AIPG। वो अलग अलग स्टेट में होती हैं। ठीक है। तो ये नियंत्रण जो है, ये ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है, उसके नियंत्रण में होती हैं। ठीक है। उसमें WFI का रोल सिर्फ इतना है कि वो जो आयोजक होता है पुलिस गेम्स का, वो फेडरेशन से 10 ऑफिशियल्स मांग लेता है कि 10 आप भेज दीजिए, 10-20 हम अपने पर्सनल लोकल सोर्सेस से जुटा लेंगे। ठीक है। तो ये 2004 से पुलिस गेम्स में सक्रिय हुए और इन्होंने एक इतना भयानक नेक्सस बना लिया, क्योंकि ये सीनियर ऑफिशियल थे, तो इन्होंने जूनियर ऑफिशियल्स के साथ एक बाकायदा गिरोह बनाया, गैंग बनाया,
और ये बाकायदा इस बात की ठेकेदारी करने लगे कि कौन किस वजन में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतेगा, किसका सिल्वर आएगा, ये इसके बाकायदे पैसे लेकर ठेका उठाने लगे। और कुश्ती जगत, देखिए मैं कोई हवा में आरोप नहीं लगा रहा हूं, कुश्ती जगत का बच्चा बच्चा जानता है इस तथ्य को, एक एक कोच जानता है, एक एक ऑफिशियल जानता है, पर आज तक किसी ने आवाज उठाने की जरूरत नहीं समझी जी। तो साहब होता क्या था, आखिर इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था? बिल्कुल, एक सीनियर, स्वयं सीनियर ऑफिशियल होने के नाते 10 जूनियर ऑफिशियल्स को अपने इन्फ्लुएंस में, चलो भाई नया लड़का अपनी टीम घुसा दो, तो अपने चेले 8-10 ऑफिशियल्स में घुसा दिए गए। धीरे धीरे करके घुसता है ना आदमी, 2-4 साल में नेक्सस तैयार होता है। कोई भी गिरोह जो है रातों रात नहीं तैयार होता, उसमें 2-4 साल लगते हैं। तो जब अपने 8-10 ऑफिशियल्स हो गए, उसके बाद पहलवानों में ये खबर फैल गई कि अगर आप जगबीर दहिया को सेट कर लेंगे तो मेडल आ जाएगा। तो इस सेटिंग की शुरुआत होती है सबसे पहले ड्रॉ डलने से। भाई आखिर अगर 50 खिलाड़ी एक टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं तो किसकी कुश्ती, इसको ड्रॉ डालना बोलते हैं। तो इस ड्रॉ में धांधली की जाती है। अब मान लीजिए आपको रामलाल को गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जिताना है, ठीक बात, हाँ। तो रामलाल की कुश्ती करवाइए तमिलनाडु से, मणिपुर से, उड़ीसा से, बंगाल से, केरल से, है। और श्यामलाल जो तगड़ा है, हरियाणा वाला है, पंजाब का है, तो श्यामलाल के पूल में डाल दीजिए हरियाणा, पंजाब, यूपी, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, सीआरपी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये तगड़ी टीमें हैं। जैसे ये जितने सीआईएसएफ, सीआरपी, बीएसएफ, ये बकायदा खिलाड़ियों की भर्ती करते हैं, नेशनल जूनियर नेशनल चैंपियंस को अपने यहां भर्ती कर लेते हैं, तो उनकी टीम तगड़ी होती है। केरल में रेसलिंग का स्टैंडर्ड पुअर है। अब चूंकि रामलाल को गोल्ड या सिल्वर टॉप के 2 मेडल जिताने का ठेका ले लिया, तो रामलाल के पूल में डाल दिया केरल और उड़ीसा जैसे स्टेट, और श्यामलाल के पूल में हरियाणा, पंजाब, ये जितने टॉप के स्टेट हैं, ठीक। अब रामलाल भी ठीक ठाक पहलवान है ना, ऐसा ही आदमी तो ठेका देगा ना गोल्ड का सिल्वर का। तो रामलाल केरल वालों को हरा के सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा, 2-3 कुश्ती लड़के। और तो जो फाइनल में पहुंच गया उसका सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया ना। अब अगर गोल्ड का ठेका लिया गया है तो रामलाल चूंकि पैसे खर्च कर रहा है, तो फिर जो गोल्ड मेडल वाली कुश्ती है उससे सेटिंग, अरे यार एक काम कर, तू इसको कुश्ती दे दे, तेरा तो है, तू तो पहले ही सब इंस्पेक्टर है, या तू तो पहले ही डीएसपी है, अगला सिपाही है, अगले की प्रमोशन हो जाएगी, अगला भी एएसआई बन जाएगा, या यार अगला सब इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर बन जाएगा। तो सर बात यह है कि जिसको प्रमोशन लेना है अपने डिपार्टमेंट में, या एक और लालच होता है, वर्ल्ड पुलिस गेम्स होते हैं, अच्छा, पूरे विश्व की पुलिस फोर्सेस का टूर्नामेंट भी होता है, उसमें पार्टिसिपेशन करना है। तो सर एक एक खिलाड़ी लाख लाख, 2-2 लाख, यहां तक कि 5-5 लाख रुपया तक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं गोल्ड सिल्वर मेडल के लिए। और जगबीर दहिया was a medal mafia in all India पुलिस गेम्स। और इनका ये गोरख धंधा, सॉरी ये गोरख धंधा वर्ड जो है, ये मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, कुछ लोग इसके लिए बुरा मानते हैं, खैर छोड़िए, मुंह से निकल गया। ये फ्रॉड, ये हिंदी, हाँ, ये फ्रॉड जो है 2004 से चला आ रहा था। तो साहब 2014-12 में पूरी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह सक्रिय हुए, 1-2 साल तो इनको समझने में लग गए।
तो एक बार ऐसे ही एक पुलिस गेम्स में हमारे एक बहुत यशस्वी खिलाड़ी हुए हैं खजान सिंह जी। वो जी। स्विमर हुए हैं, देश के बहुत बड़े स्विमर, और वो सीआरपीएफ में इस वक्त डीआईजी या आईजी हैं। तो एक बार उनकी टीम के साथ, और सीआरपी की टीम बहुत तगड़ी है, तो उन्होंने एक मीटिंग में या एक कहीं जहां मिल गए तो ब्रजभूषण सिंह जी से शिकायत की कि अरे भैया तुम्हारे यहाँ तो मतलब हद है यार गुंडागर्दी की। उन्होंने पूछा ऐसा क्या हुआ? बोले अरे यार तुम्हारा वो आदमी जो है वो ऐसे ऐसे नंगा नाच कर रहा है। और अच्छा, एक एक ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के कुश्ती प्रतियोगिता में इसका गिरोह 10 से 20 लाख रुपया कमाता था। जी। तो 2017 में, हाँ 2017 में बिहार पटना में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स हुई थी और वहां जम के धांधली हुई जी। अच्छा, कई बार टीमें जो है टीम चैंपियनशिप उठाने के लिए भी सेटिंग करती हैं कि हमारी टीम को चैंपियनशिप आ जाए। तो खजान सिंह जी ने फिर इसकी शिकायत की, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक्शन लिया और 2018 में जगबीर सिंह मटिंडू की पूरे गिरोह को ऑल इंडिया पुलिस गेम में नहीं भेजा गया। और अच्छा। ये सिर पटक के मर गए। इन्होंने बहुत शोर सिफारिश लगाया, बहुत रोए गाए फेडरेशन में, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने नहीं भेजा। उन्होंने बोला ये धांधली नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी, ये नीचता जो तुम कुश्ती में फैला रहे हो ये नहीं चलेगा। और 2018 में उन्होंने क्या किया, हमारे बहुत सीनियर एक कोच है दक्षिण भारत के, वीएन प्रसूद साहब, उनकी अध्यक्षता में एक नई ऑफिशिएटिंग टीम ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में अपॉइंट करती और इनके जितने गुर्गे थे सबको काट दिया। और वो ऑल इंडिया पुलिस गेम्स हुई पुणे में, और पहली बार पुलिस गेम्स की जो कुश्ती थी वो फेयर हुई। अच्छा, ये क्या करते थे, जो पूल डालते थे तो उसमें क्या हुआ, थैली में टोकन डाल दिए जाते थे, मैनुअल सिस्टम होता था, जबकि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में कंप्यूटराइज्ड होता है। आपको खाली एक बटन दबाना है, अपने आप आपका पुल पड़ जाएगा। उसमें किसी किस्म की धांधली संभव नहीं है। पर ये लोग पुलिस गेम्स में जानबूझ के, क्योंकि वेइंग इन और पुल ये भी टेक्निकल ऑफिशियल्स के हाथ में होता है, वहां पे धांधली करते थे। ये पुल जैसे ना, सारे कमजोर एक तरफ डाल दिए, सारे तगड़े एक तरफ डाल दिए। तो जब कंप्यूटर से पुल पड़ने लग गया तो फिर एकदम ईमानदारी का पुल बना, और ईमानदारी से, क्योंकि ऑफिशियल्स की टीम ही चेंज कर दी, तो साहब जगबीर सिंह रोह को 10 से 20 लाख रुपए का लॉस हुआ। और फाइनली ब्रजभूषण सिंह जी ने ये नेक्सस तोड़ दिया। इस नेक्सस को 2017 के बाद से खत्म कर दिया, और पिछले 5 साल से पुलिस गेम्स एकदम फेयर होती है, किसी किस्म की धांधली नहीं होती। आज आप रेसलिंग के किसी भी खिलाड़ी से, पहलवान से जो कि पुलिस में नौकरी करता है, अच्छा आप भी तो खोजी पत्रकार हैं, मैं कोई फोन नंबर नहीं दूंगा आपको, आप स्वयं अपने सोर्सेस से खिलाड़ियों से संपर्क कीजिए और मेरी इस स्टोरी को वेरीफाई, आप काउंटर चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अच्छे पत्रकार की निशानी क्या होती है? जगबीर सिंह मटिंडू ने कल दुनिया भर का मुंह से जो है बिस्टा है परोसी, और टीआरपी खोर मीडिया जो है चुपचाप लेता रहा, एक बार भी काउंटर चेक करने की जरूरत नहीं समझी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इन आरोपों को काउंटर चेक कीजिए। बिल्कुल अजीत जी, कल ही जो भी आरोप दहिया ने लगाया हमारे चैनल पर, और ये आज सुबह की जो वीडियो है उसमें जिस 2013 की ये घटना फुकेट की बता रहे हैं थाईलैंड, वहां थाईलैंड में इंडियन कम्युनिटी ऑफ थाईलैंड सदस्य
इनके भोजन की व्यवस्था करने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्चुअली हुआ क्या था, जब वहां पर खाने आया तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल खाना था, वो हमारे पहलवान नहीं खा रहे थे, उनको भारतीय खाना चाहिए था। तो ये कुछ युवकों का दल जो वहां थाईलैंड में इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उनमें से एक सुधांत चंद को हमने, मतलब वो स्वयं उन्होंने संपर्क किया हमारे वीडियोस को देख के, और उन्होंने कहा कि साहब ये दहिया साहब जो पूरे दिन नाच रहे हैं इस टीवी चैनल से उस टीवी चैनल, उस टीवी चैनल से उस टीवी चैनल, ये बिल्कुल झूठा है और इससे हम लोगों को बड़ा कष्ट हुआ है। और वो कैमरे पर सामने आए हैं, उन्होंने बाकायदा इस चीज को, दहिया के सारे आरोपों पर बड़ी विस्तार से बात की है। दर्शकों से मैं कहूंगा इससे ठीक पहले का वीडियो जाके देखें प्रारब्ध पर। जी देखिए, सच्चाई को सामने लाने की हमारी मंशा थी ना, बिल्कुल सही बात, हमारी मंशा थी। हमने उस आदमी को खोज निकाला। बिल्कुल मैंने सही। कहा यार यदि फुकेट में घटना हुई है तो फुकेट में कोई तो आदमी होगा लोकल जिसके सामने यह घटना हुई होगी। सुधांत चंद जी एक दिन के प्रयास में हमको मिल गए, सामने आ गए। बिल्कुल। जी, अगला प्रश्न, आप जगबीर दहिया के बारे में कुछ पूछ रहे थे। यहां पर सवाल उठता है अजित भाई, इस देश के मीडिया चैनलों को भी आप किसी की जबानी जमा खर्च को इस तरीके से चूरन की तरह सुबह से शाम तक बेच रहे हैं, और आप पत्रकारिता का जो बेसिक नियम होता है उसको भी भूल गए कि उस स्टोरी को या उस आरोप को या उस कहे हुए को वेरीफाई कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरा पक्ष आप खोज लाइए उसको दिखा दीजिए, लेकिन वेरीफाई तो कर लीजिए। या किसी ने अगर कह दिया किसी अखबार में, किसी मीडिया चैनल में फोन करके कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हूं, तो क्या मीडिया चैनल अपने स्टूडियो में आरती सजा के बैठ जाएगा और पूरे देश को बताएगा कि राम जी पैदा हो गए, सोहर गाना शुरू कर देगा? ये मीडिया को, मीडिया चैनलों को आईना देखना चाहिए। अच्छा अजित जी, अब जबकि एक चश्मदीद थाईलैंड निवासी सुधांत चंद आके दहिया जी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिए और उन्होंने कहा कि वो आरोप गलत हैं। आपने जो ये बात पूरा नेक्सस, एक पूरी गिरोहबाजी जो चल रही थी, पैसों का खेल जो चल रहा था, इसका मतलब है सर पेट पे लात पड़ी है दहिया साहब के। बिल्कुल पेट पे लात पड़ी है। हराम की कमाई बंद कर दी फेडरेशन ने, कुश्ती को क्लिंच किया, रिफॉर्म्स किए। मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं जी। 2012 से पहले कुश्ती में रिकॉर्डिंग का और रिव्यू का वो जो डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाता है, और एक कैमरा हर मैट पर प्रत्येक कुश्ती को कवर करता है, और किसी डिस्प्यूट होने की परिस्थिति में जो रिव्यू किया जाता है, रिप्ले देखा जाता है बार बार, और कंपटीशन डायरेक्टर और सीनियर जो जूरी मेंबर्स होते हैं वो सब मिलके अपना जो डिसीजन देते हैं, ऑब्जेक्शन जो लिया जाता है कोच द्वारा कि नहीं मेरे पहलवान को गलत अंक जो है मेरे पहलवान के खिलाफ दे दिए गए, या मेरे पहलवान का अंक बनता था आपने नहीं दिया। तो उस रिव्यू सिस्टम के लिए कैमरा और डिस्प्ले बोर्ड लगाने पड़ते थे, जो कि बड़ा महंगा काम था। ठीक है। और इस फेडरेशन ने आके उसको अनिवार्य किया। उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं लगाते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में तो लगता है। तो उन्होंने बोला साहब उसमें खर्चा आता है। बोला कोई बात नहीं, खर्चा आता है कीजिए, चाहे मुझे नहीं पता, पर इंडिया का कोई भी टूर्नामेंट वर्ल्ड स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और आज आई एम प्राउड टू से कि आप स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप तो छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते हैं ना मैट के, जो दंगल होते हैं, दंगल, उन दंगलों तक में वीडियोग्राफी होती है और डिस्प्ले बोर्ड लगा होता है, और वहां पर भी रिव्यू सिस्टम लगा हुआ है। इस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन, डिसिप्लिन संबंधी परिवर्तन पहलवानों के टूर्नामेंट में एक आम दृश्य होता था। और मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है, और मेरे रेलवे के मित्र जो हैं वो हो सकता है मेरी इस बात से थोड़ा सा नाराज भी होंगे कि कुश्ती का जो सबसे बड़ा गिरोह है ना, वो था इंडियन रेलवे, क्योंकि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो हिंदुस्तान के सबसे तगड़े पहलवान रेलवे के होते थे। तो अच्छा, रेलवे का एक और गुण था
कि मान लीजिए नेशनल चैंपियनशिप दिल्ली में हो रही है, तो जी। हिंदुस्तान भर में जितने रेलवे के स्पोर्ट्स ऑफिसर और रेलवे के कोच और पहलवान हैं, अब सब एक पहुंच जो है ना 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 ना, एक गोरखपुर में है, एक मुगलसराय में है, 25 ठो कोल्हापुर में है, 50 ठो मुंबई में है, 20 ठो रतलाम में है, 26 ठो इंदौर में है। इन सबकी ऑफिशियल ड्यूटी होती थी। अब जब तुम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो तो तुम नेशनल्स क्यों जा रहे हो? पर सारे कोचेस, सारे रेलवे के पहलवान को बाकायदा ड्यूटी लगती थी कि चलो नेशनल चैंपियनशिप में पहुंचो। जी। तो पता लगा कि अब रेलवे की जब कुश्ती चल रही है तो उनकी तरफ से हुटिंग हु करने वाले, आयोजक पे दबाव बनाने वाले, ऑफिशियल्स पे दबाव बनाने वाले 200-250-300 मलंग वहां पे मैट पे चढ़ के बगल में हु कर रहे हैं, तो एक अनावश्यक दबाव बनता था। दबाव हो जाए और पता जो सामने अच्छा, वाला है उसके बाद अरे पहलवान सही से हाँ जाएगा। हाँ, तो ऑफिशियल पे और आयोजक पे दबाव बनाते थे और अपने मन मर्जी फैसले करा लेते थे। क्यों? क्योंकि हरियाणा की, दिल्ली की और रेलवे की हमेशा कंपटीशन होता है टीम चैंपियनशिप जीतने के लिए, और रेलवे 20-25 साल तक लगातार बेजोड़ चैंपियन आती रही, क्योंकि दे वर द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ रेसलिंग। अच्छी बात है, ये मैं अप्रिशिएट करता हूं। अगर रेलवे नहीं होती, आज भारत को कुश्ती को इतना बढ़ाने में रेलवे का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि रेलवे खिलाड़ियों को नौकरी देती। खैर, उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा गिरोह था वो था छत्रसाल स्टेडियम। क्यों? क्योंकि अरे तुम चाहे रेलवे में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कहीं नौकरी करते हो, प्रैक्टिस तो छत्रसाल में करते हो। तो दूसरा बड़ा गिरोह छत्रसाल, तो ये दोनों मिलके, और तीसरा भाई हरियाणा वाले तो तगड़े है, सही बात है। दिल्ली वाले, भाई छत्रसाल माने दिल्ली। तो ये 3-4 गिरोह जो थे ना सर, ये कंपटीशन पे ना अपने संख्या बल से ये मनमानी किया करते थे और अपने मनमर्जी डिसीजन करवा लिया करते थे क्लोज फाइट्स में। ठीक है। तो साहब ऐसे में एक इनसे भी बड़ा मलंग सीन पे उभरा, जो इन 400 मलंग से बड़ा एक अकेला मलंग। ठीक है। उसका नाम था ब्रजभूषण शरण सिंह। एक मिनट, हाथी के पांव में सबका पांव होता है ना, हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का जो पांव था ना, वो हाथी का पांव था, और वो फलाने उधर मैट के बाद कोई नहीं दिखाई देगा, एक बार गरज के बोल देते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पूरे कंपटीशन में चूं कर जाए, क्या रेलवे और क्या छत्रसाल और क्या हरियाणा और क्या दिल्ली। तो सर ये देखिए, जो व्यक्तित्व था ना, उस व्यक्तित्व ने, अब ब्रजभूषण शरण सिंह के उस व्यक्तित्व ने कुश्ती में बहुत, और इच्छा शक्ति, उनकी रिसोर्सफुलनेस, ठीक है, ही कुड मैनेज फंड्स, ही कुड मैनेज एवरीथिंग। तो उन्होंने ना बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए हैं कुश्ती में। तो सब जब आप रिफॉर्म्स करेंगे तो कुछ बड़ी ताकतें आपसे नाराज होंगी। ये वही नाराजगी है जो इस षड्यंत्र में निकल के आई है। बिल्कुल, क्या दहिया रेफरी के तौर पर, और क्या इस देश के सीनियर खिलाड़ी जिसमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, उनकी पत्नी संगीता फोगाट, और ये बाकी सारा कुछ, ये कहीं ना कहीं अब देश को ये समझ में आने लगा है कि ये एक एकाधिकार तोड़ने जैसी कोई बात है, इसमें पहलवानी तो कहीं मेन मुद्दा नहीं है। अच्छा, अब चलते चलते अगर कंक्लूड बात हम लोग जी जी, मैं एक और बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूं कि कुश्ती में गिरोहबाजी कैसे चलती थी जी। अब मान लीजिए छत्रसाल स्टेडियम का एक लड़का लड़ रहा है, सब कुछ एकदम फेयर चल रहा है, कोई एक पैसे की बेईमानी नहीं हो रही है, ठीक है, और इस लड़के का गोल्ड आपको निकालना है, और तो उसका जो मेन कॉम्पिटिटर है, अब ये गिरोहबाजी में क्या करते थे छत्रसाल वाले कि मान लीजिए रामलाल को जिताना है, रामलाल छत्रसाल का है, उधर से हरियाणा वाला श्यामलाल है, श्यामलाल तगड़ा है,
अब कुश्ती का जो नया फॉर्मेट है उसमें एक ही दिन कुश्ती आती है। अब एक पहलवान की लगातार 3 कुश्ती अगर तगड़ी हो गई, उसको पूरी ताकत लगा के 6 मिनट लड़ना पड़ा, तो एक पहलवान तो सुबह से लेकर शाम 3 बजे तक 4 कुश्ती, चौथी कुश्ती लड़ रहा है, और चारों कुश्ती उसकी बहुत तगड़ी हुई है, क्योंकि उसकी कॉम्पिटिटर्स को यह निर्देश दिया गया है गिरोह द्वारा, है तुम पूरी ताकत से इससे लड़ो, इसको एकदम थका दो शाम तक। अब लगातार जो 4 कुश्ती लड़ेगा वो थक जाएगा। और रामलाल जिसका कि गोल्ड मेडल लाना है, उसके कॉम्पिटिटर्स को सेट कर लिया जाएगा, तुम वॉकओवर दो। पता लगा अब जब शाम को जब फाइनल कुश्ती हुई, अगले दिन जब फाइनल कुश्ती हुई, तो रामलाल जो है, पहले क्या होता है कि शाम को ही फाइनल हो जाता था जी, है पुराने फॉर्मेट में। अब नया फॉर्मेट भी चेंज हुआ है थोड़ा सा। तो शाम को जब फाइनल कुश्ती हुई, तो पता लगा कि रामलाल तो एकदम फ्रेश है, क्योंकि उनको 3 कुश्ती में वॉकओवर दिला दिया गया है? और श्यामलाल बेचारा 4 कुश्ती लड़के टूट चुका है। तो ये थी फिक्सिंग। फिक्सिंग का एक बहुत बड़ा गिरोह है। अगले वीडियो में इस एडहॉक कमेटी में 2 कोचेस को बजरंग पूनिया ने एडहॉक कमेटी में घुसाया है जी, नॉमिनेट किया। उनमें से एक जो है ना, वो मैच फिक्सिंग का बादशाह है। और एशियन गेम्स की जो ट्रायल होनी है, उसमें बजरंग पूनिया के पक्ष में मैच फिक्सिंग करने के लिए ही उसे घुसाया गया। ये मैं आरोप लगा रहा हूं। अगले वीडियो में इसका विस्तार से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपको याद दिला रहा हूं, आप याद दिलाइएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। कुश्ती में मैच फिक्सिंग की जो समस्या है, उसको ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह ने बहुत हद तक कंट्रोल किया। वो पूरी तरह कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। भाई एक आदमी बोला चोट लगने का बहाना है करके, मैं घुटने में चोट लग गई, मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा, मैं वॉकआउट दे रहा हूं, तो आप इसको टेक्निकली रोक नहीं पाते। तो उसको भी जबरदस्ती से दबंगई से ही रोकना पड़ता है कि ठीक है बेटा, आज तोरे ठेगना में चोट लगल है ना, हम देखब तू आगे ई चोट सरऊ तो 5 साल हम ना ठीक हुए दिन। इतना जबरदस्ती करके जो है थोड़ा सा आर्म टेस्टिंग करनी पड़ती है रिफॉर्म्स करने के लिए। तो ऐसे बहुत सी बीमारियां कुश्ती में व्याप्त थी। जी जी जी। उनमें उन सभी बीमारियों को एड्रेस किया है इस फेडरेशन ने पिछले 10 साल में। और देखिए, जो सड़न पिछले 40 साल में आई थी, वो दूर होती है ना। सिस्टम को रिफॉर्म्स में भी तो समय लगता है ना, रातों रात। भाई आफ्टरऑल कोई किम जोंग तो है नहीं यहाँ पे, हिटलर तो है नहीं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी जो उथल पुथल है, उन रिफॉर्म्स की वजह से है। बिल्कुल सही बात है। निश्चित रूप से, हालांकि इस बीच में कुश्ती का बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा पहलवान जी, चलते चलते आधा मिनट, क्योंकि हमने बात आपके मित्र और आपके सहपाठी रहे एनआईएस में मटिंडू साहब से शुरू किया था, यानी जगबीर दहिया साहब, उनके आरोप से। अच्छा, ये कई बार अपने पहलवानों से थप्पड़ भी खा चुके हैं। वो देखिए, देखिए, मैं सच बोलने के लिए कुख्यात हूं। ठीक है। और कई बार मैं बहुत कड़वा सच बोलता हूं। मैं हमेशा ही बहुत कड़वा सच बोलता हूं। उस प्रकरण में जगबीर सिंह दहिया की कोई गलती नहीं थी। वो अपना, उस दिन उन्होंने अपना काम, सुनिए, पूरी ईमानदारी से किया था। वो पूरी की पूरी बदतमीजी जो मुखरिया पहलवान की थी, उस दिन भी मैंने इनका पक्ष लिया था, आज भी ले रहा हूं। देखिए, मेरी सबसे बड़ी खासियत है कि मैं सच का साथ नहीं छोड़ता हूं। आज मैं जगबीर सिंह मटिंडू से बहुत ज्यादा खफा हूं, उनको इसी चैनल पे इतना भला बुरा बोल रहा हूं, पर उस प्रकरण में जगबीर मटिंडू ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था। वो निर्णय एकदम सही था, जिसको कि बाद में UWW ने भी अप्रूव किया कि नहीं, आपके टेक्निकल ऑफिशियल का निर्णय एकदम सही था। और वो बदतमीजी, वो गुंडागर्दी मोखरिया की थी, जिसकी उसको सजा मिली। उसमें जगबीर मटिंडू की कोई गलती नहीं। ठीक बात, बिल्कुल। हम भी इस पूरे पहलवान आंदोलन और इसके आगे पीछे की कहानियों पर सत्य के अन्वेषण के लिए ही बार बार आपसे चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि आप एज ए रेसलर कोच, एज ए रेसलर और कुश्ती प्रेमी के तौर पे आपके पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो कि इस देश की मीडिया चैनल लाने से बच रहे हैं, या उनका वास्टेड इंटरेस्ट होगा, हम नहीं उसमें कह सकते। अजय सिंह जी, आपने हमें समय दिया, और जी आप कुछ कह रहे हैं। अवनीश भाई, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कि अन्य 1000 लोगों के पास नहीं है।
ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, हम्म, ये कुश्ती का बच्चा बच्चा जानता है। ये सारी जानकारी कुश्ती का एक एक कोच जानता है, कुश्ती का एक एक खलीफा जानता है, कुश्ती पहलवानों का एक एक अभिभावक जानता है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये सारी दुनिया जानती है। ये सारी जानकारी सबके पास है। सच बोलने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। सच बोलने के लिए पिछवाड़े में पसेरी भर डैश डैश चाहिए होता है। सच बोलना आसान नहीं होता है। बिल्कुल सच बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं है। सच तो सबको पता ही है। और ये आगे बात सुनिए, अगले वीडियो में ये जौन बहुत बेटियों की इज्जत के झंडा बरदार हुए हैं ना, जगबीर सिंह मटिंडू, अगली वीडियो में आपके साथ ही इसी चैनल पर इनका चारित्रिक इतिहास, इन्होंने इसी कुश्ती में क्या क्या कुकर्म किए हैं और कौन कौन सी लड़कियों का लंबा जौन सत्सन इन्होंने किया है और इन्होंने कैसे कोठा बनाया है, इसका खुलासा करूंगा। आज बता रहा हूं। दर्शक गण, जरा जगबीर मटिंडू तक ये खबर पहुंचा देना कि बेटा अगली वीडियो में तुम्हारा भी कच्चा चिट्ठा और तुम्हारी सहेलियों का नाम लेके बोलूंगा। ठीक बात, ठीक बात। निश्चित रूप से जब हम सत्य के अन्वेषण पर निकले हैं, सत्य के विमर्श पर निकले हैं, तो दौड़ा दौड़ा के सुनिए और सुनिए, डंके की चोट पे बोलूंगा, सच बोलूंगा और पूरे कुश्ती जगत को चैलेंज करके बोलूंगा कि मेरी किसी बात को झूठा साबित करके दिखाते। ठीक बात है, ठीक बात है। हम जरूर इस मंच पे ऐसी तमाम चर्चाएं करेंगे। और ये निश्चित है कि देखिए, हम अन्वेषण कर रहे हैं, हम विमर्श कर रहे हैं, हम वो सब बता रहे हैं या बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके माध्यम से लोगों को पता चल रही है, जो जिसकी चर्चा करने की हिम्मत और जगह नहीं हो रही। और दर्शकों, हम आपको बताएं कि सुदान सिंह जो कल थाईलैंड से जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके साथ वो सिर्फ अकेले नहीं थे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से फुकेट की दूरी है 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर चल के 7-8 युवकों का पूरा दल गया था, केवल कुश्ती प्रेमी होने के नाते। और वहां पर जाके जब खाने की व्यवस्था उन्होंने कर दी, उन्होंने तस्दीक किया उनके साथ के 6-5 और ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, और मैं कहता हूं कि वो हमारे संपर्क में हैं, और वो भी सत्य का साथ देने के लिए, जो आरोप दहिया साहब ने लगाए हैं उनका खंडन करने के लिए सामने आने को तैयार है। समय अगर जरूरत पड़ी तो वो भी आएंगे। जी अजय जी, आपने हमारे साथ इस सत्य के अन्वेषण में लगातार हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, हमारा इंटरेस्ट है जो सच है वो सामने आए, जो सबको पता होना चाहिए वो बात कही जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि असली पहलवानों का शोषण अगर शुरू हुआ है तो इस सारे आरोप प्रत्यारोप के बाद शुरू हुआ है, और इस सबके बीच में कुश्ती का बड़ा नुकसान हुआ है। तो साहब, देते हैं अजय सिंह जी को धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। नमस्कार अजय सर। नमस्कार।